Hello learners, welcome to the online English class. Here your teacher Amita, and today we are going to learn a new poem Dust of Snow by Robert Frost. This is the first poem of your book First Flight from 10th class syllabus. So dear learners, this poem is written by Robert Frost. Dust of Snow is a very small poem written by the famous American poet Robert Frost. सो माय डियर लर्नर्स, ये कविता अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है. पोएम विंटर डे में सेट की गई है. इसके पहले स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है एक सिंपल नेचुरल हैपनिंग को. स्नो जो है वो गिर रही है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है. स्नोई फ्लेक्स ने ट्री को कवर कर लिया है और पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है. अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? धतूरे का पेड़, आपने सुना ही होगा, जो कि पॉइजनस होता है और यहाँ पे एक बैड ओमेन का सिंबल भी है. क्रो, हेमलॉक ट्री, बिल्ली का क्रॉस कर जाना, ये सारे मिथ्स हमारे कल्चर के अंदर शुभ नहीं माने जाते, अशुभ माने जाते हैं. द मूवमेंट एंड अलाइटिंग ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री मेक द डस्ट ऑफ फॉल ऑफ द पोएट. अब क्या होता है कि क्रो आकर उस पेड़ पर बैठ जाता है और वो पेड़ को थोड़ा सा उसके आने से, उसके मूवमेंट से हिल जाता है और जो डस्ट फ्लेक्स होती हैं स्नो की, अर्थात जो बर्फ़ का पाउडर होता है, वो रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर गिरने लगता है. क्रो आप जानते ही हैं, मैं बता चुकी हूँ कि इल ओमेन का सिंबल है. इसी तरह से हेमलॉक ट्री जो कि धतूरे का पेड़ होता है वो भी इल ओमेन का सिंबल है और इसको ऑस्पिशियस नहीं माना जाता. सेकेंड स्टैंजा में जो स्नोई फ्लेक्स हैं, बर्फ़ का पाउडर है, वो गिरने लगता है और जिससे क्या होता है कि पोएट का मन सुबह से उदास था और उनकी मेंटल स्टेट एकदम से ट्रिमेंडसली चेंज हो जाती है और उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. उनका जो ग्लूमी माइंड था, ग्लूमी हार्ट था, मिजरेबल उनकी कंडीशन थी, वो एकदम से हैप्पी और जॉयफुल हो जाती है. इस तरह से जो ग्लूमी दिन था और जो उनको लगता था कि उनका आज का दिन बिल्कुल वेस्ट हो गया है, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से वो एकदम से चेंज हो जाता है और जैसा डिज़ायर्ड चेंज वो चाहते थे, इस नेचुरल हैपनिंग ने वो डिज़ायर्ड चेंज उनके मन की स्थिति में लाके रख दिया और उनका दिल बहुत ही खुश हो गया और वो रियलाइज़ करते हैं कि स्नोई फ्लेक्स उनके ऊपर गिरे हैं, तो उनका पूरा दिल जो वेस्ट हो गया था वो अब बच गया है. अब वो अपने पहला जो दिन आधा वेस्ट हो चुका था उसके ऊपर रिग्रेट नहीं करते और जो स्नोफॉल होती है उसकी मूवमेंट्स और उसका इफ़ेक्ट उनके पूरे दिन पे रहता है, क्योंकि उनका मूड जो है, उनका हार्ट जो है वो एकदम से चेयरफुल हो जाता है और उनके मूड के अंदर बिल्कुल चेंज ला देता है और वो ग्लैडेंड हो जाते हैं, उनकी स्पिरिट भी अपलिफ्ट हो जाती है. सो डियर लर्नर्स, अब मैं आपको यहाँ लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी. द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड. शूक मीन्स शेक, हिलाना. हेमलॉक ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, अर्थात धतूरे का पेड़. तो यहाँ पोएम जो है उसके अंदर कवि बताता है कि एक बार वो एक रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ पे एक क्रो जो था वो उसने मुझे हिलाकर, शूक डाउन ऑन मी, उसने मुझे हिलाकर रख दिया. सो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वो पेड़ पे बैठ गया और उसके कारण जो पेड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी उसकी डस्ट कवि के ऊपर गिरने लगी और उसका दिल जो था वो बदल कर रख दिया. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. कवि का दिल सुबह से बहुत ही उदास था और उसे लगता था कि उसका दिन जो है वो वेस्ट हो गया है, लेकिन इस कौवे के आने से और स्नोई फ्लेक्स गिरने से जो स्नो का डस्ट है वो कवि के ऊपर गिरा और इस नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके मन की स्थिति एकदम से चेंज होगी, उसके मन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसका मन खुश हो गया. तो इस तरह से कवि को लगता है कि उसका बाकी के दिन का हिस्सा बर्बाद होने से बच गया. रूड मीन्स बर्बाद होना.
So this was the simple explanation of the lines of the poem. Now I am going to tell you the detailed description of the poem. So poet कहता है कि ऐसा सीन है जिसमें पोएट जो है उसका अच्छा मूड नहीं था और वो एक पेड़ के पास चलता जा रहा था और वो पेड़ हेमलॉक का ट्री था. सो हेमलॉक का ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है. सो जैसे ही वो वहाँ से पास करता है, एक क्रो अचानक से उसके ऊपर डस्ट जो कि स्नो की थी गिरा देता है. वेदर इट फॉल्स हिज हेड और शोल्डर इज़ अननोन. पता नहीं है कि ये जो डस्ट है वो उसके ऊपर जब गिरी वो उसके कंधों पर गिरी या उसके सिर पर गिरी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है. लेकिन उसके गिरने के कारण उसका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है. पता नहीं क्यों, किन रीज़न से ऑथर का दिन टेरिबली डिवास्टेटेड हो गया था. मीन्स उसका स्पॉइल हो गया था. उसको लगता था कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं बीता. लेकिन अचानक से स्नो के डस्ट के उसके ऊपर गिरने से उसका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है. और जो मूड उसका बैड था वो एकदम से हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो के आने से और क्रो के डस्ट के गिराने से, स्नो डस्ट के गिराने से सेव हो जाता है. जनरली हेमलॉक ट्री और क्रो को नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पोइट ने बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट किया है इसका. और इन ऑस्पिशियस थिंग्स जो हैं वो भी हमारे जीवन में जॉय और हैप्पीनेस, अशुभ चीज़ें भी हमारे जीवन में जॉय और हैप्पीनेस ला सकती हैं, इस बात का प्रतीक हमें दिखाया है इस कविता के माध्यम से. तो कभी भी हमें नेगेटिव चीज़ों को या इल ओमिन वाली चीज़ों को या इन ऑस्पिशियस जो कि हमारे कल्चर में मानी जाती हैं ऐसी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. हमेशा ओपन रहना चाहिए. हमेशा नेचर जो चूज़ करती है और हमें ब्लेस करती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फर्स्ट लाइंस. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, बीच में कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है. तो एंजाममेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. और दूसरा, यहाँ की जो पोएटिक डिवाइस है वो है, देखिए, A B C D. और यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल भी किया गया है क्योंकि यहाँ पे हैज़ गिवन माई हार्ट, आप देख रहे हैं इस पोएम में हैज़ गिवन माई हार्ट यहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे ह साउंड रिपीट की गई है. एंड सेव्ड सम पार्ट, आप आगे देख रहे हैं सेकंड लास्ट लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट. तो यहाँ पे स साउंड रिपीट की गई है. और यहाँ इन्वर्जन का इस्तेमाल भी किया गया है. जब structure of a sentence is changed by the poet to create rhyme, the poetic license is called inversion. तो जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कवि अपने हिसाब से चेंज कर देता है, क्योंकि कवि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि के हाथ में एक पोएटिक लाइसेंस होता है और यहाँ पे उसने अपने पोएटिक लाइसेंस का इस्तेमाल किया है जिसको हमने इन्वर्जन कहा है. तो इन्वर्जन कैन बी सीन इन फर्स्ट स्टेंजा, द वे अ क्रो. ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. फाइन. तो यहाँ पे शब्दों का हेर फेर किया गया है. जो शब्द पहले आने चाहिए उनको लास्ट में और जो लास्ट में आना चाहिए उसे पहले लिखा गया है. तो ये इन्वर्जन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा एजोनेंस, द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस. अब पहले स्टेंजा में आप देख लीजिए, शूक डाउन ऑन मी, देख रहे हैं आप, ये रहा शूक डाउन ऑन मी. तो इस लाइन के अंदर एजोनेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ओ साउंड यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है. ऑन, क्रॉ, स्नो, हेमलॉक. ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ओ साउंड का इस्तेमाल बार बार किया गया है. तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, बहुत बखूबी से यूज़ किया गया है. आगे देखिए, ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द लाइन्स हैं इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. तो किसी कारणों से उसका दिन जो था वो बेकार हो गया था, उसका मूड बहुत ख़राब था, लेकिन उसके आने से और स्नोई फ्लेक्स के गिरने से उसका मूड एकदम से बदल गया और वो जॉयफुल हो गया और उसके जीवन में फिर से हैप्पीनेस आ गई और उसको लगा कि मेरा जो बाकी का दिन है वो वेस्ट नहीं गया. सो माय डियर लर्नर, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम विच इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम. In detail, I have told you line by line explanation. I have told you the meanings of the difficult word and I have told you the
used poetic devices in the poem. I hope कि आज के बाद आप भी बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का आना या फिर हेमलॉक ट्री को अशुभ नहीं मानेंगे. So dear learners, Robert Frost gives a positive message to the readers. Depression, hopelessness do cloud our heart, spirits and moods. However, there is a silver lining beyond every cloud. हर रात के बाद एक दिन होता है. हर अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है. The poet had given up all hopes and declared that the whole day would go waste. Suddenly, the falling of fine dust of snow on him brings a sudden change in his mood. Cheerfulness replaces the feeling of regret. So, dear learners, Robert Frost gives beautiful message and he tells us that change is the law of nature. Man's mood and spirit change like the change of the weather. So it is true that our mental condition depends on our surrounding. For example, if we go at greener places or nearby waterfalls, we get immense pleasure. This poem also describes it. So the poet was sitting under a hemlock tree in dejected mood. यहाँ भी आपने देखा कि जो कवि है उसकी मेंटल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इंसान की मेंटल कंडीशन उसके सराउंडिंग के कारण बदल सकती है. अगर हम हरी भरी जगह पे जाते हैं, वाटरफॉल्स के पास जाते हैं, तो हमको प्रकृति से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशी मिलती है. ऐसा ही यहाँ कविता में भी बताया गया है कि पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे डिजेक्टेड मूड में बैठा था और क्रो एकदम से उस पेड़ को शेक करता है, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है और पोएट का मूड एकदम से बदल जाता है. सो इट वॉज अ प्लेजेंट इंसिडेंट. सो माई डियर लर्नर्स, hopefully you have learned a lot from this video, and I hope that you have understood line by line the description, the message, the theme, the central idea and meanings of word, and yes, of course, the poetic devices used in the poem. Keep watching, keep learning, keep practicing, and have a nice day. Goodbye.